हेलो एंड बिग वेलकम टू रेहान्स बायोलॉजी। मैं हूं रेहान खान। स्वागत है आप सबका बीएससी थर्ड ईयर के जोलॉजी फर्स्ट पेपर के सिलेबस में, जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पिछले एक वीडियो में। फर्स्ट यूनिट जो है पैरासाइटोलॉजी की यूनिट है, जिसमें 3 पैरासाइट्स आपको पढ़ने हैं, ट्रिपैनोसोमा, जियार्डिया और वाउचरेरिया। इनमें से जियार्डिया और ट्रिपैनोसोमा हम पिछले कुछ वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम तीसरे पैरासाइट को डिस्कस करेंगे, वाउचरेरिया। वाउचरेरिया बैंक्रॉफ्टाई, इसका लाइफ साइकिल आपको पढ़ना है। आइए शुरू करते हैं। वाउचरेरिया बैंक्रॉफ्टाई जो है ये फाइलम निमेटोडा का एक मेंबर है और बहुत कॉमनली तो नहीं पाया जाता है, लेकिन जिन एरियाज़ में इसका इन्फेक्शन होता है वहाँ ये बहुत ड्रेडफुल पैरासाइट, बहुत ड्रेडफुल पैथोजन माना जाता है। बहुत भयानक किस्म का इन्फेक्शन इससे होता है। तो वाउचरेरिया बैंक्रॉफ्टाई जो निमेटोड है, उसकी डिस्कवरी की एक बहुत लंबी हिस्ट्री है। जोसेफ बैंक्रॉफ्टाई ये एक फिजिशियन थे, एक प्रैक्टिशनर डॉक्टर थे ऑस्ट्रेलिया में। उनके फादर भी डॉक्टर थे। उन लोगों ने पहली बार कुछ पेशेंट के अंदर वाउचरेरिया बैंक्रॉफ्टाई को डिस्कवर किया था। वो अलग बात है कि उसका एग्जैक्ट नेमिंग बाद में हुई थी। उस वक्त उसको वाउचरेरिया बैंक्रॉफ्टाई नहीं कहा गया था। बाद में डॉक्टर ऑटो वाउचर, ये ब्राज़ील के साइंटिस्ट थे, इन्होंने भी कुछ लाइफ साइकिल के एस्पेक्ट्स जो थे वाउचरेरिया बैंक्रॉफ्टाई के, उनको डिस्कवर किया। और उन्होंने पहली बार बताया कि ये वाउचरेरिया बैंक्रॉफ्टाई जो नेमेटोड है, इसका इन्फेक्शन जो है वो मॉस्किटो बाइट के थ्रू, यानी कि मच्छर के काटने से फैलता है। तो जोसेफ बैंक्रॉफ्टाई को इसकी डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है, जो ऑस्ट्रेलियन फिजिशियन थे, और जो ब्राज़ील के डॉक्टर ऑटो वाउचर थे, उनको उसके लाइफ साइकिल और उसके ट्रांसमिशन के बारे में डिस्कवरी करने का क्रेडिट जाता है। इसलिए इन दोनों के नामों को मिलाकर इस जीनस और स्पीशीज़ का नाम पड़ा है वाउचरेरिया बैंक्रॉफ्टाई। ये एक डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट है। आपने अगर पहले ये शब्द नहीं सुना है तो इसको याद रखिएगा। डाइजेनेटिक वो पैथोजन कहलाते हैं, वो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं जिनका जीवन काल 2 डिफरेंट पोषक या होस्ट पर पूरा होता है। तो उनका जो जीवन काल है, जो उनका लाइफ साइकिल है, उसमें एक प्राइमरी होस्ट होगा, प्राथमिक पोषक, और एक सेकेंडरी होस्ट होगा, यानी कि द्वितीयक पोषक। तो शुरुआत उनके जीवन चक्र की प्राइमरी होस्ट में होगी और उनके जीवन चक्र का अंत जो है, लाइफ साइकिल का जो एंड है, वो सेकेंडरी होस्ट में होगा। तो यहाँ जो वाउचरेरिया बैंक्रॉफ्टाई का जो प्राइमरी होस्ट है वो मनुष्य हैं, हम लोग हैं, और सेकेंडरी होस्ट जो है वो फीमेल मॉस्किटो हैं। अब यहाँ पर ये इंटरेस्टिंग बात है कि लगभग जितनी मेन जीनस मॉस्किटो की पाई जाती हैं विश्व के अलग अलग भागों में, और जो ट्रांसमिशन में हेल्प करती हैं डिफरेंट पैरासाइट्स के, लगभग वो सारी जीनस जो हैं वाउचरेरिया बैंक्रॉफ्टाई के ट्रांसमिशन में भी हेल्प करती हैं। जैसे क्यूलेक्स की एक स्पीशीज़ है, क्यूलेक्स पेपाइंस, ये इंडिया और चाइना के एरिया में ट्रांसमिशन में हेल्प करती है। एनोफिलीज की कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो पैसिफिक आइलैंड जो एरिया है वहाँ पर वाउचरेरिया बैंक्रॉफ्टाई के ट्रांसमिशन में हेल्प करती हैं। एडीज जीनस की कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीका के रीजन में और साउथ अमेरिका के रीजन में जो है हेल्प करती हैं इसके ट्रांसमिशन में। तो क्यूलेक्स, एडीज और एनोफिलीज, तीनों जीनस की डिफरेंट स्पीशीज़ की फीमेल मेंबर जो हैं वो वाउचरेरिया बैंक्रॉफ्टाई के ट्रांसमिशन में सहायता करती हैं। जो वाउचरेरिया बैंक्रॉफ्टाई एक बहुत भयानक परजीवी, एक ड्रेडफुल पैरासाइट माना जाता है, वो इसकी वजह से क्योंकि उसके इन्फेक्शन से जो सबसे बड़ा लक्षण सामने आता है या जो मेन सिम्टम सामने दिखता है, वो कुछ ऑर्गन्स में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाना, बहुत ज़्यादा उन अंगों का सूज जाना, ये सबसे बड़ा लक्षण है। और जो आप पुराने अगर साहित्य देखें जो मेडिकल हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, ग्रीक और रोमन लैंग्वेज में जो पुराना मेडिकल हिस्ट्री का जो लिटरेचर मिलता है, उसमें भी ये रोग जो है वो लिखा गया है। उस समय भी ये रोग पहचाना जाता था और उस समय के लोगों ने
ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन में देखा था कि उनके जो पाँव हैं वो बहुत ज़्यादा फूल के एकदम गोलाकार लंबे खंबे के जैसे हो जाते हैं, हाथी के पाँव जैसे हो जाते हैं। उनकी स्किन बहुत रफ होती है और जगह जगह से फट जाती है स्किन। तो वो जो इन्फेक्शन के सिम्टम थे वो बिल्कुल हाथी की स्किन के जैसे थे। इसीलिए वाउचरेरिया बैंक्रोफ्टाई की वजह से जो संक्रमण होता है मनुष्यों में, उसका एक नाम एलिफेंटियासिस भी है, या उसको हिंदी में हाथी पांव भी कहते हैं या फील पांव भी कहते हैं। फील उर्दू में शब्द है हाथी के लिए। तो हाथी के पैरों के जैसी अगर स्वेलिंग किसी पेशेंट में दिखती है वाउचरेरिया बैंक्रोफ्टाई के कारण, तो इस कारण से इस बीमारी, इस रोग का नाम हाथी पांव या फील पांव या एलिफेंटियासिस है। मेडिकल टर्म जो है उसके लिए वो फाइलेरियासिस है, तो हिंदी में इसको फाइलेरिया भी कहते हैं। तो ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पॉइंट है कि वाउचरेरिया बैंक्रोफ्टाई के कारण मनुष्यों में फाइलेरिया रोग होता है या फाइलेरियासिस होता है या एलिफेंटियासिस नाम का रोग होता है। और इसी कारण वाउचरेरिया बैंक्रोफ्टाई को फाइलेरिया वर्म भी कहते हैं। ये भी आपके लिए एक अच्छा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है कि विच ऑफ द पैथोजन इज नोन एज फाइलेरिया वर्म। तो वाउचरेरिया बैंक्रोफ्टाई जो है वो फाइलेरिया वर्म है, क्योंकि उसके कारण फाइलेरियासिस या एलिफेंटियासिस रोग होता है। अब एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है आपके लिए कि पूरे विश्व में बहुत अलग अलग जगहों पर वाउचरेरिया बैंक्रोफ्टाई पाया जाता है, लेकिन मोस्टली उसका इन्फेक्शन जो है वो एशियन रीजन में, इंडिया, चाइना, जापान, इस रीजन में पाया जाता है। इसके अलावा पैसिफिक आइलैंड रीजन में उसका इन्फेक्शन बहुत होता है, वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीका में उसका इन्फेक्शन बहुत होता है, और इसके अलावा साउथ अमेरिकन रीजन में उसका इन्फेक्शन होता है। लेकिन इंटरेस्टिंगली यूरोप के किसी भी देश में फ़िलहाल फाइलेरियासिस बहुत सामान्य रूप से नहीं पाया जाता है। या तो वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं या उसका असर है, क्योंकि मोस्टली वाउचरेरिया बैंक्रोफ्टाई का इन्फेक्शन उन देशों में देखा जाता है जो या तो ट्रॉपिकल रीजन में है या सब ट्रॉपिकल रीजन में है। तो आपने जिन देशों के नाम देखे हैं ये रीजन सब ट्रॉपिकल या ट्रॉपिकल रीजन है। भारत में ख़ासतौर से फाइलेरिया जो रोग है वो आपको साउथ इंडिया के रीजन में मिलेगा, दक्षिण भारत के राज्यों में बहुत कॉमनली मिलता है। ख़ासतौर से जो तटीय प्रदेश हैं, सी कोस्ट वाले एरिया हैं, समुद्र के निकट वाले, तो आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में, तमिलनाडु के कुछ भागों में, केरल के कुछ भागों में, इन रीजन में फाइलेरिया के आपको बहुत ज़्यादा रोगी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, जो उत्तर पूर्व का भारत का जो एरिया है, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, उन क्षेत्रों में भी आपको बहुत सारे रोगी देखने को मिलेंगे। तो ये अपने देश में ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं, इसीलिए इन एरियाज़ में वाउचरेरिया बैंक्रोफ्टाई का इन्फेक्शन बहुत कॉमनली मिलेगा। सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया में आपको ये इन्फेक्शन बहुत कॉमनली देखने को नहीं मिलेगा। आइए जो इसकी मार्फोलॉजी और स्ट्रक्चर जो है उसकी बात करते हैं वाउचरेरिया बैंक्रोफ्टाई की। जो वाउचरेरिया बैंक्रोफ्टाई जो फाइलेरिया वर्म है उसमें एडल्ट जो है उसमें ट्रांसपेरेंट और हेयर लाइक बॉडी होती है, बिल्कुल पारदर्शी और एकदम बारीक बाल के जैसी हेयर लाइक उसकी बॉडी होती है, और उसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है। ये शब्द आप पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर नहीं आपने पढ़ा है, नहीं याद है तो याद रखिएगा। अगर किसी भी जीवधारी में बाहर से देखने पर, बाह्य रूप से देखने पर, एक्सटर्नली मेल और फीमेल मेंबर में आप स्पष्ट रूप से अंतर कर सकते हैं, तो ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कहलाता है। हिंदी में लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। तो अगर बाहर से देखने पर नर और मादा में अंतर किया जा सकता है तो आप कहेंगे कि वो जंतु जो है वो लैंगिक द्विरूपता दिखाता है, यानी कि सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म दिखाता है। यहां पर भी है वाउचरेरिया बैंक्रोफ्टाई में जो मेल वर्म है उसकी लंबाई 2.5 से 4 सेंटीमीटर, 2.5 से 4 सेंटीमीटर तक होती है, और जो फीमेल है उसकी लंबाई 8 से 10 सेंटीमीटर तक होती है। तो डेफिनेटली लंबाई में फर्क है, तो आप उससे पहचान सकते हैं कि छोटा अगर लंबाई में है तो मेल होगा, और अगर लंबाई बड़ी है वर्म की तो डेफिनेटली वो फीमेल वाउचरेरिया वर्म है। इसके अलावा जो मेल है उसमें
कर्व टेल होती है, उसमें जो टेल है, जो उसमें पूंछ है, वो अगले सिरे पर मुड़ी हुई होती है। लेकिन जो फीमेल है उसमें जो टेल या पूंछ है वो पतली होती है और सिरे पर बहुत नुकीली होती है, नैरो एंड पॉइंटेड टेल। तो मेल में कर्व टेल और जो फीमेल है उसमें नैरो और पॉइंटेड टेल, इसके आधार पर भी आप अंतर कर सकते हैं। मेल और फीमेल वाउचेरिया वर्म जो हैं वो सामान्य रूप से एक दूसरे के साथ कुंडलित अवस्था में, कॉइल्ड फॉर्म में एक साथ रहते हैं। और अधिकतर अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के ऑर्गन को देखें जहां पर इन्फेक्शन है, तो उसमें आपको मेल वाउचेरिया वर्म संख्या में कम मिलेंगे, फीमेल वाउचेरिया वर्म ज़्यादा मिलेंगे। अब एक और दूसरी बात ये कि ये हमारे शरीर में होंगे कहाँ पर, तो आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है इनसाइड लिम्फ ग्लैंड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो जो हमारा लिम्फ सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम है, उसमें आपको ये वर्म देखने को मिलेगा। लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी में जो टिश्यूज़ के अंदर लिम्फ फ्लूइड होता है उसको सर्कुलेट करने का एक सिस्टम है, जिसमें लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड्स और लिम्फ ग्लैंड्स शामिल हैं। आपके पूरे शरीर में ये एक सर्कुलेटरी सिस्टम है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है इम्यून्स आपके सिस्टम को भी हेल्प करता है, आपकी इम्यूनिटी को भी हेल्प करता है और लिम्फ को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। एक कलरलेस लिक्विड है लिम्फ, और जगह जगह आपकी बॉडी में लिम्फ नोड्स और लिम्फ ग्लैंड्स हैं। आप अगर देखना चाहें तो आपकी बॉडी में नेक रीजन जो है, यहाँ पर बहुत सारी लिम्फ ग्लैंड्स हैं। आपका जो आर्म पिट वाला एरिया है, इसमें बहुत सारी लिम्फ ग्लैंड्स हैं। आपका जो ग्रोइन रीजन है, आपका जो पैरों के ऊपर का हिस्सा है, वहाँ पर बहुत सारी लिम्फ ग्लैंड्स हैं। तो आपके पूरे शरीर में लिम्फ ग्लैंड्स हैं। तो इन्हीं लिम्फ ग्लैंड्स, लिम्फ नोड्स और लिम्फ वेसल्स के अंदर वाउचेरिया वर्म रहता है। ये लोकेशन है उसकी हमारे शरीर में, और इनमें अलग अलग भागों में उसका इन्फेक्शन जो होता है उसको अलग अलग मेडिकल टर्म दी गई हैं। आगे हम देखेंगे उसको क्या क्या कहते हैं। तो फिलहाल आप याद रखिएगा कि लिम्फॉइड टिश्यूज़ जो हैं, चाहे वो लिम्फ वेसल्स हों, चाहे वो लिम्फ ग्लैंड्स हों, चाहे वो लिम्फ वेसल्स हों, इनमें आपको वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टाई के मेल और फीमेल वर्म्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जो फाइलेरिया वर्म में फीमेल है वो या तो विविपेरस होती है या ओवोविविपेरस होती है। विविपेरस टर्म शायद आपके लिए नई नहीं है, लेकिन ये शब्द शायद आपके लिए नया हो। ओवोविविपेरस, विविपेरस क्या होता है? अगर कोई जंतु सीधे नवजात को जन्म देता है, यानी कि किसी के अंदर जो एम्ब्रियो है वो पूरी तरह से जब नए जीवधारी में बदल जाता है तो उसके शरीर से बाहर निकलता है, यानी कि वो न्यू बॉर्न एनिमल की फॉर्म में जो है वो शरीर के बाहर आता है, तो ये तो विविपैरी है। लेकिन अगर किसी के शरीर में एग्स बनते हैं और वो एग्स के अंदर एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, ये सारा कुछ शरीर के अंदर हो रहा है, और जब एग्स का हैचिंग टाइम आ गया, एग्स के जर्मिनेट होने का समय आ गया है और उनके अंदर का एम्ब्रियो जो है वो पूरी तरह से एनिमल में बदल गया है, तो वो शरीर से अपने एग्स को निकालेंगे और तुरंत एग्स जो हैं वो जर्मिनेट होंगे, यानी कि उनकी हैचिंग होगी और उसके बाद उनसे नया जंतु निकलेगा। ये ओवोविविपैरी कहलाती है। इस तरह का जो आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम्पल, वो अक्सर शार्क्स में या स्नेक्स में देखने को मिलता है या कुछ इंसेक्ट्स में भी होता है। फिलहाल वाउचेरिया एक निमेटोड है, उसके अंदर भी अक्सर ओवोविविपैरी पाई जाती है, लेकिन अधिकतर जो है वो फीमेल विविपैरी शो करती है, जिसमें वो सीधे सीधे अपने शरीर से लार्वा निर्मित करती है। तो हमारे लिम्फॉइड टिश्यूज़ में लिम्फ ग्लैंड, लिम्फ नोड्स और लिम्फ वेसल्स में मेल और फीमेल वाउचेरिया वर्म एक साथ रहते हैं, आपस में टाइटली कॉइल्ड, एक दूसरे से गुंधे हुए रहते हैं, और उसके साथ में वो उन्हीं अंगों के भीतर, हमारे लिम्फॉइड टिश्यूज़ के भीतर वो आपस में कॉपुलेशन करते हैं, मैथुन करते हैं आपस में, जिसके बाद फीमेल जो है वो लार्वा प्रोड्यूस करती है। नाम याद रखिएगा, जो लार्वा निकलते हैं वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टाई के, उनको माइक्रोफाइलेरियाई कहते हैं। तो माइक्रोफाइलेरियाई जो हैं वो वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टाई के लार्वा हैं, जिनको फीमेल बहुत बड़ी संख्या में निर्मित करती है। अब जो माइक्रोफाइलेरी नाम के या माइक्रोफाइलेरियाई नाम के जो लार्वा हैं, 240 मिली माइक्रोन के बराबर उनकी लंबाई होती है, ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी शरीर होता है, रंगहीन होता है, और शरीर पर
बहुत सारी लेयर्स होती हैं। एपिडर्मिस होती है, बॉडी लेयर्स होती हैं, कम से कम 4 से 6 लेयर्स उसके शरीर के चारों तरफ होती हैं। तो वेल प्रोटेक्टेड बॉडी होती है, लेकिन वो बहुत शुरुआत में इनएक्टिव होता है और बहुत सूक्ष्म आकार का, बहुत छोटे आकार का होता है। माइक्रोफाइलरी का एक और खास कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, देखिए यहां लिखा हुआ है माइक्रोफाइलरी शो डायर्नल पीरियोडिसिटी। इसका क्या मतलब है? डायर्नल पीरियोडिसिटी का मतलब, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बात याद रखिएगा, बीएससी थर्ड ईयर के एग्जाम में बहुत पॉपुलर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि किस पैथोजन के लार्वा डायर्नल पीरियोडिसिटी शो प्रदर्शित करते हैं। तो डायर्नल पीरियोडिसिटी का मतलब है कि रात के समय किसी एक लोकेशन या स्थान पर पाया जाना और दिन के समय किसी दूसरे स्थान पर पाया जाना। अब होता क्या है, जिस व्यक्ति में वाउचरेरिया बैंक्रॉफ्टाई का इन्फेक्शन हुआ है और उसके शरीर में माइक्रोफाइलरी नाम के लार्वा बनना शुरू हो गए हैं, तो वो करते ये हैं कि रात के समय, खासतौर से आधी रात के समय, लगभग 4 घंटे का समय होता है 11-12 बजे से लेकर और करीब 3 बजे के बीच में, उन 4 घंटों में वो माइक्रोफाइलरी नाम के जो लार्वा हैं वो इन्फेक्टेड पर्सन या संक्रमित व्यक्ति जो है उसकी उन ब्लड वेसल्स में चले जाते हैं जो हमारी स्किन के नज़दीक होती हैं। उनको कहते हैं सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स। ये ऐसा इसलिए करते हैं चूंकि रात के समय जो मॉस्किटो है, मच्छर हैं, वो जब काटते हैं तो नॉर्मली वो स्किन के तुरंत नीचे, जस्ट बीनेथ द स्किन, जस्ट बिलो द स्किन, जो ब्लड वेसल्स हैं वहां से ब्लड सक करते हैं। याद रखिएगा, माइक्रोफाइलरी बनने के बाद उनका फर्दर डेवलपमेंट मॉस्किटो के स्टमक में जाकर, एलिमेंट्री कैनाल में जाकर होता है। अगर वो वहां नहीं पहुंच सकते हैं तो फिर उनकी डेथ हो जाती है और वो हमारी बॉडी में ही खत्म हो जाते हैं। तो उनको अपने डेवलपमेंट के लिए सेकेंडरी होस्ट में ट्रांसफर होना जरूरी होता है, जो कि मॉस्किटो होता है। तो ताकि आसानी से मॉस्किटो के काटने पर वो उनके शरीर में जा सकें, ऐसा करने के लिए वो माइक्रोफाइलरी जो हैं रात के समय हमारी स्किन के नीचे वाली ब्लड वेसल्स में इकट्ठा हो जाते हैं बहुत बड़ी संख्या में, और रात के बाद दिन के समय वो वापस स्किन के अंदर जो गहराई में डीप सीटेड ब्लड वेसल्स जो हैं, गहराई में स्थित जो ब्लड वेसल्स हैं, वो उनमें चले जाते हैं या फिर हमारे लंग्स में चले जाते हैं। तो दिन के समय वो त्वचा के बहुत नीचे गहराई में टिश्यूज के बीच में जो ब्लड वेसल्स हैं वहां चले जाएंगे, और रात के समय त्वचा के नीचे वाली ब्लड वेसल्स में आकर इकट्ठा हो जाते हैं। तो इसी को कहते हैं नॉक्टर्नल पीरियोडिसिटी या डायर्नल पीरियोडिसिटी। तो ये शब्द याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पर्पस से। तो यहां पर जो उसको एक्सप्लेन किया गया है, एट मिडनाइट दे रिमेन इन ब्लड वेसल्स नियर स्किन, बट इन डे टाइम रिमेन इन डीप स्किन वेसल्स और इन लंग्स। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि माइक्रोफाइलरी इस तरह से मूवमेंट करते हैं। एक बार किसी मच्छर ने अगर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटा है और उसके ब्लड को चूसने के साथ माइक्रोफाइलरी जो हैं वो मॉस्किटो के अंदर पहुंच गए हैं, अब यहां से उनके लाइफ साइकिल का दूसरा पार्ट शुरू होगा। तो देखिए, माइक्रोफाइलरी सक्ड अप बाय मॉस्किटोज एंड रीच अप टू देयर स्टमक। तो एक बार जब माइक्रोफाइलरी को ब्लड के साथ सक कर लिया मॉस्किटो ने, तो वो उनके माउथ पार्ट से होते हुए धीमे धीमे स्टमक में पहुंचते हैं और वहां जाकर कुछ समय तक रहते हैं। उसके बाद बॉडी शीथ शेड ऑफ एंड अप टू 10th or 11th डे ऑफ इन्फेक्शन इन मॉस्किटो दे फुल्ली ग्रोन एंड रीच 3rd स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो 10 से 12 दिनों के अंदर एक्चुअली होता यह है कि जब मॉस्किटो के शरीर में पहुंचते हैं माइक्रोफाइलरी, तो 2 से 3 दिन के अंदर वो अपनी आकृति आकार थोड़ा बदलते हैं, आकार में बड़े होते हैं। इसको फर्स्ट लार्वल स्टेज कहते हैं। फिर उनकी त्वचा के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन्स हैं, जो बॉडी लेयर्स हैं, वो धीमे धीमे टूटना शुरू होती हैं और फिर वो सेकेंड स्टेज में जाते हैं 5वें से 6ठे दिन के बीच में या 8वें दिन से पहले। उसके बाद फिर से वो बॉडी के चारों तरफ जो स्किन लेयर है वो टूटना शुरू होंगी और फिर वो तीसरी स्टेज में पहुंचेंगे जिसको 3rd लार्वल स्टेज कहते हैं। यही इन्फेक्टिव स्टेज है। तो जब तक कोई माइक्रोफाइलरी ये मेटामॉर्फोसिस करके तीसरी स्टेज तक नहीं पहुंचता है अपनी, तब तक वो इन्फेक्शन करने के में सक्षम नहीं होता है, केपेबल नहीं होता है कि वो किसी मनुष्य में इन्फेक्शन कर सकता हो। तो 3rd स्टेज जो है वो हमारे लिए इन्फेक्टिव स्टेज है।
थर्ड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट विच इन्फेक्टिव टू मैन, मनुष्यों के लिए लार्वा की तीसरी अवस्था जो है वो इन्फेक्टिव है। इसके बाद now larva remain in labium of mosquito. When mosquito bites a man, they enter into the lymphatic system and grow into adult within 5 to 18 months. तो जो माइक्रोफाइलरी थर्ड स्टेज में पहुंच गए हैं और वो मॉस्किटो के स्टमक से वापस उनके माउथ पार्ट्स में आकर इकट्ठा हो जाते हैं, खासतौर से लेबियम वाले पार्ट में और प्रोबोस्किस वाले पार्ट में। ये माउथ पार्ट्स के पार्ट हैं मॉस्किटो के। और जब ऐसा संक्रमित मच्छर, इन्फेक्टेड मॉस्किटो किसी व्यक्ति को काटता है तो उसके माउथ पार्ट से ये सारे के सारे माइक्रोफाइलरी या लार्वा जो हैं वो किसी भी व्यक्ति में चले जाएंगे जिसको भी मच्छरों ने काटा है। और अब उसके शरीर में कुछ देर तक वो ब्लड सर्कुलेशन के साथ इधर उधर बहते रहते हैं शरीर में, फिर धीमे धीमे जाकर लिम्फ ग्लैंड्स में, लिम्फ नोड्स में और लिम्फ वेसल्स में जो हैं वो एक्यूमुलेट होने लगते हैं, इकट्ठा होने लगते हैं। 5 से 18 महीनों के अंदर वो एडल्ट होकर और दोबारा से कॉपुलेशन और मैथुन करने के लायक हो जाते हैं और वहाँ से फिर से उनका एक नया लाइफ साइकिल जो है वो आगे बढ़ने लगता है। नॉर्मली ये साइकिल जो है वो वैसे तो 70 दिनों में पूरा हो जाता है, विद इन 70 डेज, लेकिन जो अपना एडल्ट का लाइफ साइकिल है वो लगभग 5 से 7 साल तक चलता है। और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि मनुष्यों में किसी बच्चे में इन्फेक्शन हुआ था, कोई सिम्टम नहीं थे उसमें, और उसमें कम से कम 12 से 14 साल के बाद वो सिम्टम दिखाई दिए और इन्फेक्शन का पता चलता है। तो अक्सर ये लार्वा जो है वो एक डॉर्मेंट स्टेज में चला जाता है, एक निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है, कई महीनों तक निष्क्रिय रहता है। अगर उसका इलाज नहीं शुरू किया गया तो कई साल तक वो निष्क्रिय रह सकता है, 5 से 7 साल तक भी रहता है निष्क्रिय, और उसके बाद वो अपना इन्फेक्शन जो है शुरू करता है और उसके सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। पता कैसे चलता है कि किसी को वाउचेरिया का इन्फेक्शन हुआ है? तो डायग्नोसिस जो है, रोग का पता लगाना, डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस कैसे होता है? बाय द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोफाइलरी इन ब्लड और बाय बायोप्सी ऑफ लिम्फ नोड्स। या तो किसी व्यक्ति में उसका ब्लड लेकर और ब्लड की स्लाइड बनाकर, स्मीयर बनाकर, उसमें देखा जाता है कि उसमें माइक्रोफाइलरी तो नहीं है। अगर माइक्रोफाइलरी हैं तो उससे कंफर्म हो जाता है कि इस व्यक्ति को जो है वो फाइलेरिया वर्म का इन्फेक्शन हुआ है। या फिर उसके लिम्फ टिश्यूज जो हैं, लिम्फ नोड्स या लिम्फ ग्लैंड जो हैं, उसकी बायोप्सी की जाती है, उसका छोटा सा हिस्सा काट के और उसका एग्जामिनेशन करते हैं। उससे पता चल जाता है कि अगर उस पार्ट में, उस लिम्फ ग्लैंड या लिम्फ ऑर्गन के किसी टिश्यू में माइक्रोफाइलरी हैं तो उससे कंफर्म हो जाता है कि इस व्यक्ति को वाउचेरिया बैंक्रोफ्टाई का इन्फेक्शन हुआ है। तो डायग्नोसिस या तो ब्लड टेस्ट के थ्रू होता है या इन्फेक्टेड ऑर्गन की बायोप्सी के थ्रू होता है। सिम्टम्स क्या हैं, लक्षण क्या हैं फाइलेरिया वर्म के इन्फेक्शन के? तो देखिए, अगर इन्फेक्शन बहुत मामूली सा हुआ है, लाइट इन्फेक्शन है और इनिशियल है, प्रारंभिक अवस्था में है अगर इन्फेक्शन, तो जो संक्रमित व्यक्ति है उसमें फीवर, बुखार आएगा, हेडेक, सिर दर्द होगा, इसको अक्सर फाइलेरियल हेडेक भी कहते हैं, और मेंटल डिप्रेशन। ये बहुत मामूली से लक्षण है, ये किसी भी रोग के लक्षण हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि किसी को फीवर और हेडेक और डिप्रेशन हो रहा हो तो उसको वाउचेरिया का इन्फेक्शन हुआ है, ये और भी नॉर्मल इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो कंफर्म तब होगा जब थोड़े ज़्यादा आपको विजिबल सिम्टम दिखाई देंगे। वो तब दिखाई देंगे जब इन्फेक्शन हैवी होगा, जब इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा बड़े स्तर पर हुआ है, ज़्यादा घातक है, तो आपको जो सिम्टम दिखाई देंगे वो क्या है? लिम्फ वेसल्स एंड ग्लैंड्स ब्लॉक्ड, lymph accumulate in infected organ result in heavy swellings। तो ये जो है स्टेज रोग की एडवांस्ड स्टेज है, ये अंतिम अवस्था है रोग की कि लिम्फ ग्लैंड्स और लिम्फ वेसल्स जो हैं वहाँ इतने ज़्यादा माइक्रोफाइलरी बन गए हैं और एक्चुअली उनकी साथ में डेथ भी होने लगी है। तो वो डेड बॉडी भी उनकी और जो लिविंग बॉडी हैं वो सब इतनी ज़्यादा संख्या में बन जाती हैं कि वो वेसल्स को ब्लॉक कर देती हैं। और जब वेसल्स ब्लॉक हो जाती हैं, लिम्फ वेसल्स जिनके थ्रू लिम्फ हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है, तो फिर लिम्फ आगे नहीं बढ़ पाता है और वो उस इन्फेक्टेड एरिया में लिम्फ इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और चूंकि वो एक तरह का फ्लूइड है और जब ज़्यादा इकट्ठा होगा तो उसकी वजह से स्वेलिंग बढ़ेगी।
एडमा कहते हैं, EDEMA। एडमा का मतलब स्वेलिंग ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, तरल पदार्थ के जमा होने के कारण शरीर में होने वाली सूजन। तो ये सूजन जब आती है तब पता चलता है कि वाउचेरिया का इन्फेक्शन शुरू हो गया है। और ये सूजन या स्वेलिंग जो है अगर किसी की लिम्फ वेसल्स में हुई है तो उसको लिम्फेजाइटिस कहते हैं, मेडिकल टर्म उसके लिए लिम्फेजाइटिस है अगर किसी की लिम्फ वेसल्स में स्वेलिंग शुरू हुई है। और अगर लिम्फ ग्लैंड्स में स्वेलिंग हुई है तो उसको लिम्फोडेमा कहते हैं। लिम्फोडेमा का मतलब स्वेलिंग ऑफ लिम्फ ग्लैंड्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लिम्फ। तो अगर वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टाई का इन्फेक्शन हुआ है और लिम्फ ग्लैंड्स में, लिम्फ वेसल्स में या लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग आई है तो उसका ये मतलब होता है कि ये बीमारी जो है अपनी लगभग अंतिम अवस्था में है। जो सबसे ज़्यादा स्पष्ट लक्षण है और शायद सबसे भयानक लक्षण जो इस रोग का है वो ये है कि जिन अंगों में स्वेलिंग आती है, सपोज कर लीजिए किसी के पैर वाले हिस्से में जो लिम्फ वेसल्स हैं वहाँ इन्फेक्शन हुआ है तो उसका पैर जो है वो इतना ज़्यादा फूल जाएगा, इतना ज़्यादा बदसूरत या अगली फॉर्म में होता है कि वो देखने पर बहुत ही एबनॉर्मल स्ट्रक्चर मालूम होता है। तो एनलार्ज ट्यूमर लाइक ऑर्गन कंडीशन एलिफेंटियासिस, यानी कि जब किसी के अंग जो हैं बेइंतहा बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा उनमें हो जाती है और बिल्कुल हाथी के पाँव के जैसे लगते हैं देखने में, और स्किन के सिम्टम भी हाथी की रफ एंड ड्राई स्किन जैसे होते हैं। तो ये अवस्था कहलाती है एलिफेंटियासिस या हाथी पाँव या फील पाँव। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका सिम्टम है। अच्छा, अधिकतर जो पेशेंट हैं, अधिकतर जो रोगी हैं, अधिकतर उनके फीट, हैंड, स्क्रॉटम, ये सबसे मेन पार्ट हैं जहां आपको एबनॉर्मल स्वेलिंग मिलेगी। तो अगर वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टाई का इन्फेक्शन किसी व्यक्ति को हुआ है तो अधिकतर केसेस में या तो उसके पैर में स्वेलिंग मिलेगी, उसके हाथों में स्वेलिंग मिलेगी, या जो टेस्टिकल एरिया होता है, टेस्टिस वाला जो एरिया है, स्क्रॉटम, वहाँ पर आपको स्वेलिंग मिलेगी। तो जो भी आप अगर किसी बुक में फोटोग्राफ देखें तो आपको जो अधिकतर पेशेंट की पेंटिंग या फोटोग्राफ मिलेंगे उसमें उनके पैर बहुत ज़्यादा एबनॉर्मली स्वेलअप दिखाए जाते हैं, या स्क्रॉटम वाला जो हिस्सा है, टेस्टिस वाला, वहाँ बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल स्वेलिंग दिखाई जाती है। तो सिम्टम्स आपको इस तरह से देखने को मिलेंगे। अब ट्रीटमेंट की बात, उपचार, एक्चुअली कोई डेफिनेट ट्रीटमेंट उनका अभी तक नहीं है। कोई ऐसा सेटिस्फैक्ट्री ट्रीटमेंट जो है वो अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है जिससे ये पता चले कि जो एलिफेंटियासिस या फाइलेरिया रोग है वो पूरी तरह से उसका इलाज हो सकता है। फिर भी जो डॉक्टर्स इलाज करते हैं वो हेट्राज़ान और आर्सेनिक और एंटीमनी के कंपाउंड्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये भी जो है वो बहुत थोड़ा सा प्रभाव डाल पाती हैं दवाएं, पूरा प्रभाव नहीं पड़ता है। कुछ केसेस में सर्जरी करके जो स्वेलअप ऑर्गन है उसको अक्सर डॉक्टर्स हटा देते हैं, लेकिन ये भी कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं है। केवल किसी व्यक्ति में जो स्वेलिंग आ गई है बहुत ज़्यादा किसी उसके हाथ पैर वाले हिस्से में, वो हटाकर आप उतने हिस्से को तो रिमूव करके साफ़ कर देते हैं, लेकिन बाकी जो शरीर में इन्फेक्शन है वो समाप्त नहीं होता है। तो इसीलिए इसको बहुत भयानक रोग माना गया है, बहुत ड्रेडफुल डिजीज़ मानी गई है कि एक बार अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो जल्दी उसका समाप्त होना या उसका पूरी तरह से उपचार करना ये संभव नहीं है। जो ये आपके सामने डायग्राम है ये आपके लिए एक समरी है कि इसका इन्फेक्शन और लाइफ साइकिल कैसे होता है। तो इन्फेक्टेड मॉस्किटो जो है उसके काटने पर लार्वा जो हैं, एक्चुअली माइक्रोफाइलरी जो हैं, वो मनुष्यों में पहुंचते हैं, वहां जाकर वो एडल्ट वर्म में बदल जाते हैं। मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, वो आपस में कॉपुलेशन या मैथुन करते हैं, जिसके बाद फीमेल माइक्रोफाइलरी जो है वो निर्मित करती है। फिर से जब मॉस्किटो काटता है ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन को तो माइक्रोफाइलरी जो मॉस्किटो है उसके अंदर जाते हैं और उसके स्टमक में जाकर इकट्ठा हो जाते हैं। वहाँ पर वो लार्वा स्टेज 1, लार्वा स्टेज 2 और लार्वा 3 स्टेज तक पहुँचते हैं बार बार मेटामॉर्फोसिस के बाद। और फिर जो एडल्ट स्टेज में, एडल्ट स्टेज तो नहीं कहिए, इन्फेक्टिव स्टेज में जब अपने पहुंच जाते हैं माइक्रोफाइलरी, और तब अगर मच्छर वो किसी व्यक्ति को काटता है तो उसके शरीर में पहुंचकर फिर से वहाँ पर एडल्ट में बदल जाते हैं। ये जो एक डायग्राम आपके सामने है ये एक फीमेल वाउचेरिया वर्म का
एंटीरियर पार्ट का है, बॉडी का जो उसका एंटीरियर पार्ट है जिसमें माउथ, फेरिंग्स और इंटेस्टाइन वाला पार्ट दिखाया गया है। साथ में उसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसमें ओविजेक्टर और वेजाइना वाला पार्ट है ये दिखाया गया है। एक्चुअली इंटेस्टाइन और जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो इन वर्म का एक दूसरे के साथ टाइटली क्वाइल्ड रहता है और आपको डायग्राम में भी वो ऐसे ही दिखेगा। ये एक माइक्रोफाइलेरी है, यानी कि एक लार्वा है वाउचरेरिया बैंक्रॉफ्टाई का। तो ये आपके लिए एक छोटी सी समरी थी वाउचरेरिया बैंक्रॉफ्टाई की, और बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि उनके यूनिट फर्स्ट में 3 ही टॉपिक हैं, ट्रिपैनोसोमा, वाउचरेरिया और जियार्डिया। इसमें से ट्रिपैनोसोमा और वाउचरेरिया जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन के लायक बहुत अच्छे बेहतर टॉपिक हैं। ये अपने आप में वैसे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें पूछा जाता है कि फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है या एलिफेंटियासिस किसके कारण होता है, तो उस पर्पस से भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो इस पूरे का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसके अलावा जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो यहाँ पर लाइफ साइकिल का इसके डायग्राम है, वो भी आपको इम्पॉर्टेंट डायग्राम के तौर पर जो है अपने आंसर में शामिल करना होगा। तो फिलहाल आपके लिए पैरासाइटोलॉजी वाला जो हिस्सा था यूनिट फर्स्ट का वो यहाँ पर फिनिश हो गया। तीनों पैरासाइट आपने पढ़ लिए हैं। होप्स हो कि आपको ये हेल्प करेंगे काफ़ी। आगे के वीडियोस में हम बीएससी थर्ड ईयर का जो ज़ूलॉजी फर्स्ट पेपर है उसकी अगली यूनिट्स के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। जो लोग आज पहली बार देख रहे हों ये वीडियो, तो प्लीज़ रेहान्स बायोलॉजी को सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए और लगातार पढ़ते रहिए।